नमस्कार। भोजन संवाद में आपका स्वागत है। आज है 26 जून। 26 जून वैसे तो स्मृतियाँ अपने आप में खट्टी होती हैं, मीठी होती हैं, लेकिन 26 जून का नाम आते ही याद आती है 26 जून 1975 रात 12 बजे आपातकाल लग गया था। वो भारत में एक तरीके से काला दिवस के रूप में हमें उसको देख सकते हैं। वो कहीं से भी किसी तरीके से तर्कसंगत नहीं था, औचित्यपूर्ण नहीं था, और बाद में सब लोगों ने उसे माना कि वो ऐतिहासिक भूल थी, श्रीमती इंदिरा गांधी की ऐतिहासिक भूल थी। जो भी चीज़ है, जनता का जो भी फैसला है, जनता का जो भी निर्णय है, हम जनतंत्र में है, उसको स्वीकार करना चाहिए। और अपने यहाँ जो भी व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, और न्यायपालिका बैलेंस करती है। अगर उससे कोई फैसला आया है तो आप उसका सम्मान कीजिए। लेकिन नहीं साहब, हम उसका सम्मान नहीं करेंगे, हम जबरदस्ती थोप देंगे लोगों को। ठीक है, न्याय से एक जगह से न्याय मिला, आप आगे अपील की होती, और अंतिम अदालत तो जनता की अदालत है, जनता की अदालत में आप जाती। लेकिन नहीं, कहीं न कहीं से। और इन 50 सालों में भारत के, कहा जाता है, गंगा में बहुत सारा पानी बह गया, बहुत सारा पानी बहा, और पानी इतना बहा कि आज गंगा इतनी प्रदूषित हो गई है कि गंगा देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए, गंगा की गोद में बैठ करके जो साथी हमारा आया, और गंगा को शुद्ध करने के लिए, गंगा को निर्मल करने के लिए, गंगा को अविरल करने के लिए कितने पैसे देश के खजाने से लुटा दिए गए, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जितना पेपर पर खर्च किया गया, उतना भी अगर गंगा में बिछा दिया गया होता तो शायद गंगा पट गई होती। लेकिन आज गंगा की स्थिति क्या है? और वो जहाँ बनारस में आए थे, वहां स्थिति क्या है गंगा की? गंगा एकदम सूख गई है। गंगा में बनारस के ही जलमल ढोता हुआ, जो वहाँ का नद है, 80 नद है, वो जलमल ढोता हुआ बनारस को पीने का पानी देता है। उसी में से पानी फिल्टर करके भेजा जाता है, और वो भी गर्मी के दिनों में, मई जून में वो भी पानी खत्म हो जाता है, और अपने ट्यूबवेल का सहारा लिया जाता है, और उससे पानी आता है। हम याद करना चाहेंगे उन स्मृतियों को। वो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी सदन में भी बोले कि 50 साल हो गया। 50 साल की स्मृतियों में को लेकर के आप जो कह रहे हैं, जो उस समय हुआ था, जो संवैधानिक संकट, संविधान की संस्थाओं की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई थी, उसमें आप आज क्या कह रहे हैं? उसमें तो घोषित आपातकाल था। आज क्या है? आज आज किस संवैधानिक संस्था की आप इज्जत कर रहे हैं? किस संवैधानिक संस्था का आप सम्मान कर रहे हैं? हाँ, एक चीज है, एन के प्रकारेण आप भी सत्ता की प्राप्ति के लिए जितने भी दुरुपयोग किया जा सकता संस्थाओं का, सबका आपने दुरुपयोग किया। निर्वाचन आयोग को अपने हाथ में आपने रख लिया, न्यायपालिका को भी आप अपने हाथ में रखने की कोशिश कर रहे हैं, कार्यपालिका है, विधायक है, या जितनी संवैधानिक संस्था, ईडी है, सीबीआई है, आपने किसका उपयोग नहीं किया। और सदन में अपोजिशन की आवाज, या आप जो सोचते हैं, आप जो कहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, उस पर कोई प्रतिवाद न हो, इसके लिए आप 100 150 सांसदों को, सारे विपक्ष को आप निकाल बाहर करेंगे, और उसी अध्यक्ष को आप फिर चुनवाते हैं, और बड़े दम के साथ आप कहते हैं कि आपके 5 साल का अनुभव हमारे देश के लिए बड़ा काम आया, हमें उसका अनुभव है, आपको अनुभव है, और अपोजिशन को भी अनुभव है, अपोजिशन ने भी अपनी बात रखी वहां पर। तो आज हम याद करने जा रहे हैं उन्हीं स्मृतियों को। 49 साल आज हो गए हमारे आपातकाल को। उस समय क्या स्थिति परिस्थिति थी, और आज उस समय का जो आपातकाल था उसमें, और आज जो तानाशाही हमारे सिर पे मंडरा रही है, घोषित तो आपातकाल नहीं है, लेकिन क्या उससे कम है, या उससे ज्यादा है? या जो उस समय घुटन थी, उस समय घुटन में अपना सबको उठा करके जेलों में बंद कर दिया गया था, लेकिन आज तो आप खुली जेलों में हैं। आपका जिस तरीके से महिलाओं के प्रति हो रहा है, शोषण दमन हो रहा है, ये देखिए, दलितों का हो रहा है, अल्पसंख्यकों का हो रहा है, नौजवानों का हो रहा है, छात्रों का हो रहा है। 10 साल आपका शासन हुआ, 10 साल में आपने एक नौकरी नहीं दिया, 10 साल में कोई परीक्षा आप कायदे से आप संचालित नहीं कर पाए,
कोई भी वो भर्ती आप नहीं कर पाए। तो यह दंश झेल रहा है हमारा देश, और हम कह रहे हैं कि आपातकाल को 50 साल पहले का आपातकाल याद कीजिए, और वही कांग्रेस पार्टी आज भी आ गई है आपके सामने। आप पुराने अनुभवों से सीखिए और इसे फिर आने मत दीजिए, क्योंकि ये वही पार्टी है जिसने आपके सारे अधिकारों को, आपके मूल अधिकारों का हनन कर दिया था, दमन कर दिया था। आज हम उसी को याद करने के लिए आपके सामने इकट्ठा हैं। आइए हम अपने एक प्रबुद्ध पैनल से आपका हम परिचय कराएं। हमारे साथ हैं पंजाब विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब। आपका स्वागत है खालिद साहब। हमारे साथ जुड़े हैं अयोध्या से पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के प्रदेशी महासचिव, और एक लंबे आज अभी देश में उस आपातकाल का दंश जिसने प्रत्यक्ष रूप से झेला है, देखा है, अब उसमें से धीरे धीरे लोग कम होते जा रहे हैं, और जिनको अभी जीवंत उसका अनुभव है, उसमें से एक है जयशंकर पांडे जी। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है पांडे जी। हमारे साथ है जो सुप्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक, लेखक, विद्वान साथी हमारे प्रोफेसर राम पुनियानी जी। आपका भी स्वागत है राम पुनियानी जी। और हमारे साथ जुड़े हैं जो किसान संघर्ष समिति के आपके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनीलम जी। डॉक्टर सुनीलम जी यात्रा में है, तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर सुनीलम से ही इस चर्चा की शुरुआत किया जाए। डॉक्टर सुनीलम, आप अपनी टिप्पणी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर सुनीलम जी। मैं अभी दिल्ली में प्रोफेसर आनंद की एक किताब का लोकार्पण यहाँ पर हो रहा है, आपातकाल की अंतर्गाथा। क्योंकि उस समय जो छात्र आंदोलन था और उसके साथ में जो जुड़े हुए थे वो प्रोफेसर आनंद कुमार थे। तमाम सारे लोग जो जेलों में गए थे, वो सबके साथ उनका एक रिश्ता रहा। तो उन्होंने ये किताब लिखी है और उसी के लोकार्पण के कार्यक्रम में मैं अभी जा रहा हूँ। तो मैं केवल 2-3 बातें ही कहना चाहता हूँ। एक बात तो ये कि जब हमने कार्यक्रम की बात की, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भई आप तो इंडिया अलायंस के अंदर हैं, तो आप क्यों ये बात कर रहे हैं? आपको तो ये बात नहीं करनी चाहिए। अब सवाल ये है कि हम लोग जो है हमारा मूल्य लोकतंत्र का मूल्य है, और इस समय इंडिया गठबंधन को जो भी समर्थन और सहयोग मिला है देश की जनता से, या जो 234 तक पहुंचा है इंडिया ब्लॉक, वो लोकतंत्र को बचाने के लिए पहुंचा है, संविधान को बचाने के लिए पहुंचा है। तो हम इसको याद ना करें, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं होगा, और वो एक समझ की कमी की बात उसमें होगी। जितने दुनिया के अंदर तानाशाह हुए, उन तानाशाहों को बराबर इसलिए याद किया जाता है, किया जाता रहेगा कि उन्होंने जो ज़ुल्म किए, लोकतंत्र का खात्मा किया, उसको लोग याद करते हैं, और इसलिए याद करते हैं ताकि उस तरीके के ज़ुल्म फिर से ना हो, उस तरीके से लोकतंत्र का खात्मा ना हो। आपको मालूम है कि आज तो ये ठीक है, मतलब जहाँ-जहाँ पर बड़ी तानाशाही थी, जो है एक जर्मनी के अंदर अगर आप बात करें या इटली के अंदर बात करें, तमाम सारे जो दुनिया के अंदर जो भी तानाशाह, उन्हें लोगों ने उखाड़ फेंकने का काम किया। देश के अंदर भी इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ में लोगों ने वोट दिया। लेकिन जो यहाँ की तानाशाही और दुनिया की तानाशाही में एक अंतर ये रहा कि वहाँ के जो तानाशाह थे, वो किसी भी स्तर पर अपना शासन छोड़ने को तैयार नहीं थे। यहाँ पर ये हुआ कि गलतफहमी में ही सही, इंदिरा जी ने इलेक्शन कराने का काम किया, और लोकतांत्रिक तरीके से वोट के माध्यम से लोगों ने उन्हें हटाने का काम किया। और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक तरीके का दुनिया के लिए और देश के राजनीतिक दलों के लिए इस तरीके का ये संदेश था कि हमें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, रोजगार नहीं मिलेगा तो चल जाएगा, लेकिन लोकतंत्र पे हम कोई भी समझौता करने का काम हम नहीं करेंगे। ये एक मैसेज दिया, और मुझे लगता है कि यही मैसेज जो इंदिरा गांधी जी के लिए उस समय दिया,
इस बार वही मैसेज नरेंद्र मोदी जी के लिए देश की जनता ने देने का काम किया है कि हम आपकी तानाशाही को हम लोग बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। हमें उम्मीद थी कि वो उससे सबक सीखेंगे, अपने तौर तरीके के अंदर वो अंतर लाएँगे। वो एक बड़े तानाशाह थे, अभी वो एक तरीके से बैसाखी पे चलने वाले एक शासक बन गए हैं, एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं और सभी को ये मालूम है कि अगर ईवीएम का मैनिपुलेशन नहीं हुआ होता तथा देश के अंदर जिस तरीके से अगर मायावती हैं, मायावती ने अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 16 सीटों को हरवा दिया, ऐसे तमाम सारी फोर्सेस हैं देश के अंदर। अगर प्रॉपरली पहले से अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के इस चुनाव को लड़ा होता, तो शायद ये जो 240 आई ये भी आने वाले नहीं थे और इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती थी। तो जनता ने ये चुनाव लड़ा और जनता ने जो है वो नरेंद्र मोदी जी के तानाशाही के खिलाफ में वोट देने का काम किया। तो हमें देश की जनता को इस बात के लिए सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने इंदिरा जी से भी कोई जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, डरे नहीं, उसके खिलाफ में वोट किया और इस बार भी इसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसका मतलब ये है कि देश के अंदर भले ही हमारा लोकतंत्र उस तरीके से बहुत ज़्यादा पुराना ना हो, हमारे तो 76 साल हुए हैं, लेकिन लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हमारे यहाँ पर हो गई हैं, जो कि भारत के संविधान के चलते हुई हैं कि हमारे को इसके ऊपर गर्व भी हम कर सकते हैं अपने संविधान के ऊपर और हम ये गर्व से ये भी कह सकते हैं कि इस देश के अंदर बहुत आसान नहीं है तानाशाही को लादना और उसके ऊपर मैंडेट लेने का काम कर पाना। तो मुझे लगता है कि हम लोग आज की जो चर्चा करेंगे हमारे बहुत ही विद्वान पैनलिस्ट हैं। मैं तो केवल ये कहने के लिए मैं आया हूँ कि ये जो सबक है ये सबक याद करने की बात है कि हिंदुस्तान की जनता के लिए लोकतंत्र सर्वोपरि है और जो भी तानाशाह आएगा, उसे 1977 को भी याद रखना चाहिए और उसको याद रखना चाहिए मोदी जी का ये चुनाव भी उसे याद रखने का काम करना चाहिए। उस समय नसबंदी के नाम पर जो हुआ, डिमोलिशन के नाम पर जो हुआ, आपको मालूम है पूरे देश के अंदर जो है ये 2 मुख्य मुद्दे थे। डिमोलिशन को लेकर के तुर्कमान गेट के ऊपर जो था, उसको लेकर के बहुत बड़ा एक जो है एक तरीके का अपसर्ज था, आक्रोश था देश में। इसी तरीके का जो अयोध्या के अंदर जिस तरीके का डिस्ट्रैक्शन हुआ, लोगों ने उसके खिलाफ में मैंडेट दिया। मोदी जी भी बच गए, बाल-बाल बचे। वहाँ पर भी जिस तरीके का डिस्ट्रैक्शन इन्होंने कॉरिडोर के नाम पे किया था या देश के अंदर जहाँ कहीं पर भी जो किसानों ने किया, ये सब हमको ये बताता है कि आप जब कल्याणकारी राज्य आपको सौंपा जाता है और आप जब जनता को दरकिनार करके अडानी, अंबानी या बड़े पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, तो जनता इसको बर्दाश्त नहीं करती, उसका जवाब देती है। आपका बहुत तिवारी जी धन्यवाद क्योंकि बहुत हमारे सीनियर पैनलिस्ट हैं और बहुत हम जो है उनके अनुभव भी जानना चाहते हैं और आज से के साथ में जो कंपैरिज़न है, ये भी हम जानना चाहते हैं। वो सभी लोग जानना चाहेंगे लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें आपातकाल को ज़िंदगी भर और जब तक ये देश है हमें बराबर याद रखना पड़ेगा ताकि दुनिया के इस देश के अंदर फिर से कोई तानाशाह पैदा ना हो। इसलिए उस समय की ज़ुल्म और उस समय की ज़्यादतियाँ, उस समय की तानाशाही हमको याद रखनी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ-साथ में जिस तरीके से लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से हटाया था, उसको भी हमको याद रखना पड़ेगा ताकि वो एक सबक के तौर पर हमारे साथ रहे। बहुत शुक्रिया तिवारी जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सुनीलन जी। तो ये तो सच है कि हमारा देश, हमारे देश के कण-कण में, हमारे देश के एक-एक नागरिक की रगों में जनतंत्र बहता है, जनतंत्र का खून बहता है और उसी के चलते ये है कि हमारे यहाँ कुछ न मिले चलेगा, लेकिन हमें जनतांत्रिक अधिकार, हमारे अपने अधिकार, हमें अपने बोलने की आज़ादी, हमें अपनी बात रखने की आज़ादी और ये हमें बहुत ज़रूरी है। और वही चूंकि उस पर ग्रहण लगा था, इसलिए इंदिरा गांधी को उस समय जनता ने सबक सिखा दिया और उसको एक झटके में उखाड़ करके फेंक दिया। और वही चीज इस बार भी हुई थी। लेकिन एक चीज और है कि हमारा जनतंत्र अगर मगर से नहीं चलता है, समय
पर सही चीजें जनता के सामने आनी चाहिए, उससे जनता के बीच जाने के लिए संगठन चाहिए और संगठन ही बदलाव का नेतृत्व करता है। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए और उसको इस बार कहीं न कहीं से हम लोगों ने दरकिनार किया। हालाँकि उस समय भी स्थिति वही थी कि उस समय वो जब सरकार बनी तो उस समय कोई पार्टी नहीं था, कोई दल नहीं था और उस कांग्रेस के इंदिरा गांधी को लोगों ने पछाड़ करके अपना सत्ता में दाखिल हो गए। उस समय का तो इतिहास ये है कि बहुत सारे सांसद तो शपथ ग्रहण करने में जब उनकी संख्या कम होने लगी तो वो कौन है तो पता चला कि भैया वो तो भी जेल में बंद है। तो ऐसी स्थिति में भी था, लेकिन इस बार भी हुआ है। इस बार भी तानाशाही को लोगों ने सबक सिखाया है, कमजोर हुआ है लेकिन वो खत्म नहीं हुआ है। उसकी संभावना और उसकी आशंका आज की तारीख में भी अपने आप बनी हुई है। अगर हमने कायदे से नहीं सोचा, नहीं देखा, जनता की धड़कन को अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर से उसको जीवित होकर के और विकराल रूप में हमारे सामने आने में ये कोई बहुत देर नहीं होगी। इस बीच हमारे साथ अरविंद श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। आप हाई कोर्ट के आप अधिवक्ता हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मध्य प्रदेश के आप सचिव हैं, आपका भी स्वागत है। और अब हम चलना चाहेंगे प्रोफेसर राम पुनियानी जी के पास, उनके अनुभवों को इतिहास से लेकर के, इतिहास पुरुष हैं अपने राम पुनियानी जी, तो इतिहास के झरोखों से और आज को जब आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है हमारे 50 सालों में, खास करके 49 सालों में क्या परिवर्तन हुआ है, क्या अंतर आया है? राम पुनियानी जी, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। ये विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पहले हमने घोषित तानाशाही देखी, घोषित आपातकाल देखा वो 21 महीने में, और अभी हमने पिछले 10 साल में जो देखा वो अघोषित आपातकाल था। और ये आपको घोषित आपातकाल है ये कहने वालों में सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी खुद थे, जो इस पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में बैठे हुए हैं। दूसरा ऐसा है कि मैं कुछ चीज़ों की तुलना करना चाहूँगा कि जो आपातकाल के समय, इंदिरा गांधी के आपातकाल के समय में थी और जो अभी के अघोषित आपातकाल में थी। तो ये बात बिल्कुल निश्चित है, मैं सुनीलम जी से सहमत हूँ कि भारत के जनमानस में लोकतंत्र की जो भावना है वो बहुत गहरे तरीके से बैठी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। पर जैसे इंदिरा गांधी के समय उन्होंने जो किया वो आपातकाल केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक आपातकाल था जो सरकार की तरफ से नीचे लगाया गया। और अभी अघोषित आपातकाल में एक फर्क जो मुख्य है, वो सबसे महत्वपूर्ण फर्क ये है कि इस समय जिसको हम कहते हैं फुट सोल्जर्स, बजरंग दल और दूसरे लोग, ये काफी सक्रिय थे जो सरकारी बंधन हैं उनको और मजबूत करने के लिए। एक एक चीज में आप देखिए तो इस अघोषित आपातकाल में ये जो फुट सोल्जर्स हैं, जैसे बजरंग दल हो गए, एबीवीपी हो गए, इनको एक प्रकार से खुली छूट थी, वो किसी प्रकार के भी अपराध करते थे जो, और उसमें जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इम्प्यूनिटी। उनको एक प्रकार से पता था कि सैया भय कोतवाल, हमको तो कोई डर नहीं है। और वो जो आक्रामक काम पूरे पूरे इस 10 सालों के दौरान अगर आप देखिए तो ये इनके जो ग्राउंड लेवल फुट सोल्जर्स हैं वो काफी सक्रिय रहे, उनको काफी संरक्षण रहा। पहली बात यह है। दूसरी बात देखिए कि घोषित आपातकाल में प्रेस पर एक सेंसरशिप थी, प्रेस अपनी बातें लिख नहीं पाता था। और मुझे याद है उस समय कई बड़े बड़े अखबारों ने अपने एडिटोरियल कॉलम ब्लैंक छोड़े थे। वो एक प्रोटेस्ट था कि हमको अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिल रहा, तो हम नहीं कहेंगे, हम मुंह पे पट्टी बांध लेंगे, और वो उन कॉलम वो ब्लैंक रख देते थे। और सरकार ने दूसरी तरफ से भी अखबारों को काफी थोड़ी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। उसके बावजूद कई तरीकों से ये खबरें आती रही। अभी पिछले 10 साल में क्या हुआ कि मीडिया में इस प्रकार का बंधन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। मीडिया को इन्होंने अंदर से ही कमजोर कर दिया। जो कॉरपोरेट इनकी राजनीति का समर्थन करते हैं उनके माध्यम से पूरे मीडिया को कंट्रोल कर लिया, और पूरा का पूरा मीडिया ये जैसे कहते हैं गोदी मीडिया बन गया। तो आपातकाल के दौरान 21 महीना देखिए तो इन पर बंधन थे, सेंसरशिप थी एक प्रकार की। यहाँ पूरा का पूरा मीडिया इस सरकार के पक्ष में बोलने लग गया,
जो मीडिया का मुख्य काम है कि वो सरकार की आलोचना करे, सरकार की नीतियों के बारे में सही बात बताए, उसके उलट जाके ये केवल विरोधियों की आलोचना करने लग गया और सरकार की चापलूसी करने लग गए। दूसरा देखिए, तीसरा एक अल्पसंख्यकों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण दिखती है। उस समय अल्पसंख्यकों के बारे में इमरजेंसी में अगर आप देखिए तो जबरदस्ती नसबंदी में करीब 1 लाख लोगों को जबरदस्ती नसबंदी की गई। और दूसरा जो स्लम्स थे, स्लम्स खासतौर से मुसलमानों के स्लम्स, इनको खाली करा दिया गया, इनको तोड़ दिया गया, जिसके प्रतिरोध में तुर्कमान गेट पर प्रदर्शन हुए और वहां गोलीबारी भी हुई। तो मुसलमानों का एक सेक्शन इससे काफी प्रभावित हो गया। पर अभी देखिए पिछले 10 साल में क्या हुआ। पिछले 10 साल में गाय के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे, धर्मांतरण के नाम पे अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हुए और उनकी जो सुनवाई नहीं हुई, ये एक उतनी ही उससे ज्यादा तकलीफ देह बात है। और जो लोगों ने पहचान लिया कि सरकार इसमें कुछ करना नहीं चाहती और इन तत्वों को खुलेआम छोड़कर इस प्रकार का बंधन वो लगाना चाहती है। फिर तीसरी बात देखिए कि अभी इस अघोषित आपातकाल में पार्लियामेंट के 150 सदस्यों को निष्कासित कर दिया गया। फिर राहुल गांधी और महुआ मोइत्रा, इनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। तो ये जो इस प्रकार का आपातकाल है जो इस सरकार ने चलाया था एक हिंदू राष्ट्र के एजेंडा के रूप में, इसमें काफी आपको झलक दिखाई देगी जो जर्मनी में और जो इटली में हुआ था। तीव्रता कम होगी, ज्यादा होगी, तरीका कम होगा, ज्यादा होगा, पर जब ऊपर के आदेश और नीचे से फुट सोल्जर्स मिल जाते हैं तो एक अलग प्रकार का आपातकाल से भी ज्यादा भयंकर माहौल खड़ा हो जाता है। तो मुख्य रूप से मुझे यही कहना है कि जहाँ जहाँ तक हमें उस आपातकाल की भी पूरी आलोचना करना चाहिए। उसी आपातकाल में अगर आप देखिए तो जो लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ, पर एक बात अच्छी थी कि उसमें फिर से चुनाव करवाए गए क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का ख्याल था। अब यहाँ तो हमारे जो पिछले 10 साल में हमारे जो भी इंडाइसेस हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हंगर इंडेक्स, ये सब इंडेक्स नीचे गिरे हैं। और खास तौर से प्रेस स्वतंत्रता का इंडेक्स ये तो बहुत गिरा है, स्वतंत्रता का इंडेक्स ये बहुत गिरा है। तो ये भी एक अघोषित आपातकाल का सबसे बड़ा लक्षण है। तो मुझे लगता है कि जब सरकार इस प्रकार से काम करती है, एक एक नागरिक अधिकारों का हनन करती है बिना बताए कि हम ये कर रहे हैं, और फिर इस प्रकार से चीजें लाती है, और उसके कारण जो जिस प्रकार के उसने फैसले किए, जिसके कारण किसान आंदोलन हुआ, शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, और दूसरे जो दिल्ली दंगों के बाद जो ये क्या नाम है, जेएनयू के स्टूडेंट्स को गिरफ्तार करके रखा गया है, ये मेरे ख्याल से अघोषित आपातकाल, ये घोषित आपातकाल से ज्यादा खतरनाक रहा है। और ये एक बहुत अच्छी बात रही है कि उनकी तीव्रता जो थी चुनावी मैदान में, वो तीव्रता कम होकर अभी लोग वापस फिर से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए ज्यादा मजबूती से संघर्ष कर सकेंगे। ऐसा अभी लगता है कि वातावरण खड़ा हो रहा है, और उसमें हम इन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए उन ताकतों को भी एक्सपोज करेंगे जिनके जीन्स में लोकतंत्र नहीं है, केवल तानाशाही है। और तानाशाही तो छोड़िए, अगर वो तानाशाह खुद भगवान बन जाता है तो फिर तो और भी समस्या भयंकर हो जाएगी। तो उससे हम अगले खुद को बचाए रखें, यही मेरे ख्याल से देश का सबसे बड़ा कर्तव्य है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद पुनियानी साहब। आपने जिक्र किया कि उस समय भी घोषित तरीके से था कि जो जैसे मनमाना हुआ, जहां हमारा मन किया, ये बस्ती साफ कर दो, ये बस्ती उड़ेल दो, इसकी नसबंदी कर दो, जो भी जैसे कहीं किसी की बात सुनने की अपना किसी को उसकी आवश्यकता नहीं थी। वही चीजें कहीं न कहीं से इस बार भी हुई हैं। इस बार भी बनारस को पूरा साफ कर दो, गंदी गंदी गलियां हैं, सबको हटा करके बाबा विश्वनाथ को एकदम मुक्त कर दो, सीधे गंगा से उनका दर्शन कराओ, अपना पुरानी बनारस का उसको खत्म करके अपना कॉरिडोर बना दो, और बिल्कुल ये कारपोरेट के लिए रास्ते खोल दो, और अयोध्या में भी भव्य मंदिर बना दो, और पूरा सब सारी बस्ती उजाड़ दो।
तोड़ दो। और स्थिति ये है वहां की कि आज की तारीख में जिसके बल पर वहां लड़ना चाह रहे थे वहां पर वो सारी सड़कें आज धंस गई हैं। और सारे धर्माचार्य लोग उस समय भी विरोध किए और लोग बार बार कह रहे थे कि ये सब अपशगुन हो रहा है और इस अपशगुन का दुष्परिणाम पूरे देश को झेलना पड़ेगा। और वो चीजें आज भी हमको दिखाई पड़ रही हैं। वो मंदिर हर 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 चू रहा है, पहले ही बरसात में सारी सड़कें वहां धंस गई हैं। और उतना ही नहीं, हमारा तानाशाह तो सबसे पहले वैचारिकी पर हमला करता है और उस वैचारिक संस्थान को तोड़ने का ढहाने का काम उस समय भी देखा और उससे ज्यादा इस समय इनके शासन काल में देखा। अपना गांधी की जितनी संस्थाएं थी उस पर जिस तरीके से कुठाराघात हुआ, उससे संबंधित हमारे साथ ये गांधी स्मारक निधि के उपाध्यक्ष कुमार सुमूर्ति जी भी हमारे साथ हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन अभी हम फिलहाल चलते हैं अयोध्या, जो कि पूरे देश में चर्चा का बिंदु बना हुआ है। अयोध्या और काशी दोनों, काशी के लिए बार बार कहा जाता था कि अगर प्रियंका यहाँ लड़ जाती, अगर मगर से जनतंत्र नहीं चलता है। इसका मतलब है कि आप जनता की धड़कन को, जनता के नब्ज को आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। आप उनको पकड़ने पहचानने की कोशिश कीजिए। और अगर आज भी आप नहीं पहचानेंगे तो केवल यह कह देने से कि वो जनता ने अपना सबक सिखा दिया। और तानाशाह को ऐसा नहीं है, तानाशाह खत्म नहीं हुआ है, वो कमजोर थोड़ा हुआ है। लेकिन कमजोर के बाद फिर क्या स्थिति परिस्थिति बनती है, इससे भी मैं तो हम चलेंगे अयोध्या। इस समय अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं जयशंकर पांडे जी, जो कि उस आंदोलन में भी और इस आंदोलन में भी बराबर के अपना सहभागी रहे हैं। नेक टू नेक इन्होंने संघर्ष किया है। तो जयशंकर पांडे जी अपनी बात रखें। जयशंकर पांडे जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत बधाई। अभी मैं डॉक्टर सुनीलम जी की बात को सुन रहा था, डॉक्टर पुनियारी जी की बात को सुना। राम पुनियारी जी हम लोगों के आदर्श हैं। और जब आप आपातकाल की चर्चा कर रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि उस आपातकाल से, वो घोषित आपातकाल था, ये अघोषित आपातकाल से ज़्यादा कठिन काल था। और इसमें सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छिन्न भिन्न कर दिया। आज स्थिति ये थी कि इनको यही नहीं पता लग रहा था कि हम जमीन पर हैं कि जमीन से उठ गए हैं। आज ही दिल्ली में लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव हुआ। इंडिया गठबंधन ने कि बार बार निवेदन के बाद भी कि हम आपको लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में सहयोग करेंगे और आप हमें उपाध्यक्ष का पद इंडिया गठबंधन को दे दीजिए। श्री राजनाथ सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, बात कर रहे थे, उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी से बात किया। सहयोग तो मांग रहे थे, लेकिन लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद देने के लिए उनकी मंशा नहीं है, आज भी नहीं है। आप इसी से अंदाज लगा लीजिए या सत्तारूढ़ दल के रक्त में लोकतांत्रिक भावनाओं का कितना बड़ा सम्मान है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अयोध्या में जैसे आदरणीय त्रिपाठी जी ने बताया कि बनारस की गलियां तोड़ दी गई कॉरिडोर के नाम पर, उन्हें अच्छा मुआवजा भी दिया गया, लेकिन अयोध्या में केवल अहम था। मुलायम सिंह जी की सरकार में माझा जमथरा से बिल्हार घाट तक का बंधा बना हुआ था, जिस पर 1 अरब से 1.5 अरब रुपया लगभग खर्च हुआ था। अगर इसी का चौड़ीकरण कर दिया जाता तो रामपथ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
जैसे लखनऊ में पुराना लखनऊ है, गोमती नगर है, गोमती नगर विस्तार है और सब एक साथ है, वैसे अयोध्या को भी विकसित अयोध्या बनाया जा सकता था बगैर किसी के नुकसान के। लेकिन शायद हिंदुस्तान में अयोध्या दूसरा शहर है जहां शहर के भीतर विश्वविद्यालय को तोड़ करके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के छात्रावास को, वाइस चांसलर निवास को, प्राध्यापकों के निवास को तोड़ करके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया। यही हवाई अड्डा अगर कुमारगंज में, रुदौली में, किसी और तहसील में बनाया गया होता तो वहां का भी विकास होता और शहर में, जिले में एक नया शहर डेवलप होता। लेकिन केवल हठधर्मिता थी कि हमारी सरकार है, हम ऐसा करेंगे। आज ही के समाचार पत्र में निकला है कि विश्वविद्यालय एकदम रुग्ण हो गया है, चीड़ सीड़ हो गया, पढ़ाई लिखाई ठप हो गई है। अयोध्या नगर निगम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने घोषणा की थी कि हम नगर निगम में रहने वाले लोगों का कोई टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आज अयोध्या में नगर निगम का टैक्स 4 गुना से लेकर के 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। जनता त्राहि त्राहि कर रही है। और जिन सड़कों का निर्माण कर दिया गया, अभी 2 दिन बरसात नहीं हुआ, सड़कें धंस गई हैं। नगर निगम के अधिकारी उसको सीवर बनाने के नाम पर लिपापोती करने का काम कर रहे हैं। और आपातकाल में जिस तरीके से किसी भी सरकार की लगाया हुआ आपातकाल हो, हमें उसको इसलिए याद रखना चाहिए कि महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और इनकी जो विरासत थी, इनकी जो विरासत है, हमें उसको लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाना है। आचार्य नरेंद्र देव जी ने यह कहा था कि किसी भी देश में विपक्षी दल का जब सम्मान होगा तभी लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतांत्रिक चेतना उस देश में जागरूक रहेगी। लेकिन पिछले लोकसभा 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री शाह जी जिस तरीके के भाषण दिए हैं और जिस तरीके से उनकी शब्दावली रही है, और दुर्भाग्यपूर्ण से मीडिया जो था जिस तरीके से उनका साथ दे रहा था, उससे यह आभास हो रहा था कि देश की लोकतांत्रिक चेतना खत्म हो गई है। और 2024 का जो चुनाव हुआ है, इंडिया गठबंधन का चुनाव देश की जनता ने लड़ा है। और अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने में जो वोट छपा है कि 1 करोड़ 38 लाख वोट का जो घपला हुआ है, उसमें साफ साफ ये दिया गया कि अगर ये घपला न होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो सीटें मिली हुई हैं वो 100 से कम हो जाती। तो आज हमें इसलिए लोकतांत्रिक मूल्यों की चेतना को बनाए रखने के लिए जी, और देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, जो भीमराव अंबेडकर जी का संविधान था, जिस संविधान ने हमें अधिकार दिया था और जिस संविधान की रक्षा के लिए संपूर्ण विपक्ष ने मिलकर के चुनाव लड़ा, उस संविधान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, उसकी रक्षा के लिए हमें हमेशा जागरूक रखना है ताकि आपातकाल की पुनरावृत्ति न होने पाए। अभी जो तानाशाही प्रवृत्ति है ये मरी नहीं है, अभी बची हुई है। इसको हमें समाप्त करने के लिए निरंतर जागरूक रहना है। मानव मूल्य और जन चेतना को बनाए रखने के लिए हमें आपातकाल का स्मरण इसलिए करते रहना है ताकि देश के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान, हमारे जनतांत्रिक अधिकार, हमारी न्यायपालिका, हमारी व्यवस्थापिका, हमारी कार्यपालिका ये अक्षुण्ण रहे। हमारे नौजवानों को रोजगार मिल सके, शिक्षित बन सके,
आज पूरे की पूरी शिक्षा को चौपट कर दिया गया है जी और सर। शिक्षा को स्तर को इतना गिरा दिया गया है कि अब पूंजीपतियों के हाथ में शिक्षा को गिरवी रख दिया गया है। पिछले 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इस राज्य में कोई भी शिक्षा, कोई भी नौजवान को रोजगार नहीं मिल पाया है। सारी परीक्षाएं या तो लीक हो गई या तो उनको शिक्षा से विरत कर दिया गया। इसलिए जरूरी है कि हम इस लोकतांत्रिक भावना को जागरूक रखें और देश के संविधान को बचाने में सतत लगे रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। हम आपके पास फिर आते हैं। अब हम चलते हैं पंजाब विश्वविद्यालय। राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं मोहम्मद खालिद साहब। मोहम्मद खालिद साहब, जनता ने तो लड़ा और जनता ने परिणाम भी दिया, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब यह कहने से तो काम नहीं चलेगा कि ईवीएम की खराबी हो गई, वोट नहीं मिला, ये हुआ वो हुआ। लेकिन जो चीज हो सकता था, जो चीज आज की तारीख में भी इंडिया को जितना मजबूत हम सारे लोग दिखा रहे हैं, क्या उतनी मजबूत है इंडिया? सदन में भी इनके जो पहला ही दाव इनका रहा कि स्पीकर इन्होंने अपना खड़ा किया। तो स्पीकर अगर आपने खड़ा कर दिया तो ठीक है, फिर वहां स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए थी कि हमारे साथ कितने लोग खड़े हैं, कितने लोग अभी बीच में हैं, कितने लोग उस पार हैं। क्योंकि आज की तारीख में भी यह संशय बना हुआ है कि सत्ता के पास तो तमाम हथकंडे होते हैं, उनके पास तमाम मीठी मीठी गोलियां होती हैं, उनके पास तमाम चुंबक हैं, उनके पास तमाम हथकंडे है, सीबीआई है, तरह तरह की चीजें हैं। तो लेकिन हमारे इंडिया गठबंधन ने या प्रतिपक्ष ने ऐसा कुछ न करके और केवल अपना प्रत्याशी खड़ा किया और उसके बाद साहब ताली बजा करके उनका प्रत्याशी चुनवा भी दिया। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो 50 सालों में हमने जो दूरी तय की है और जिस तरीके से हम तानाशाही से लड़ते रहे हैं, उस समय भी लड़े हैं और आज की तारीख में भी लड़ने का हम दम रखते हैं और हम दावा कर रहे हैं। तो इसको एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में आप कैसे देखते हैं मोहम्मद खालिद साहब? जी तिवारी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं इमरजेंसी की बात करता हूँ। 25 और 26 जून 1975 को जब इमरजेंसी लगी थी, तो उस समय हम भी स्टूडेंट थे और हमारे घर पर भी उसका प्रभाव पड़ा। मेरे दादा जो थे वो 19 महीने जेल रहे पटियाला सेंट्रल जेल में। चंद्रशेखर और इत्यादि जो नेशनल लीडर थे वहाँ पे थे, शायद एल.के. आडवाणी भी वहीं पे थे। और हम वहाँ पर जाया करते थे जेल में मिलने के लिए अपने दादा को, तो वो यादें आज भी ताज़ा हैं। इल्ज़ाम यही था कि जी उन्होंने किसी नेशनल लीडर को मारने का वो किया, एक बहाना सा बना करके उनको जेल में डाल दिया था। इमरजेंसी का जो दौर था उसको कोई भी व्यक्ति जो संविधान में विश्वास रखता है, लोकतंत्र में विश्वास रखता है, वो आर्टिकल 352 का जिस तरह से दुरुपयोग किया गया था उसको उसकी हिमायत नहीं कर सकता, ना करनी चाहिए। उन दिनों में कुछ चीजें हुई जिनको मैं आपके सामने समक्ष रखना चाहता हूँ। उन दिनों में ये भी हुआ कि हमारी जीडीपी की ग्रोथ ज्यादा हुई, फॉर एग्जाम्पल तकरीबन 6%, जो कि फर्स्ट टाइम था। उन दिनों में ये भी हुआ कि हर अफसर, हर नौकरशाह टाइम पे दफ्तर जा रहा है और आ रहा है, और अगर कोई इस तरह की कोई इनडिसिप्लिन करता है तो एक्शन हो रहा है। उस समय ये भी हुआ कि संविधान के जो प्रस्तावना है उसके अंदर सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जो थे वो ऐड किए गए। 42nd अमेंडमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। मैं फिर भी इमरजेंसी को किसी भी सूरत में डिफेंड नहीं कर रहा। इमरजेंसी की प्रोविजन जो उस समय हुई वो उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स, स्पेशली जो हमारी फ्रीडम्स हैं, फ्रीडम्स को का आघात हुआ, फ्रीडम जो थी हमारी छीनी गई, और फंडामेंटल राइट्स जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है उसकी अवहेलना की। और उसके परिणाम में एक और चीज हुई कि जब दोबारा जो मोरारजी देसाई की सरकार बनी उसमें अपोजिशन के लीडर को रिकॉग्निशन देना, उसको कैबिनेट का दर्जा देना, ये सारा कुछ भी आया उसके बाद। यानी
एक्शन और रिएक्शन चलता रहा। और इमरजेंसी जो है उसमें पहले मुझसे पहले वक्ताओं ने बोला है, तर्कमान गेट की बात की है और इसकी बात की है। इनफैक्ट कांग्रेस से मुसलमानों का जुदा होना यहाँ से शुरू हुआ, तर्कमान गेट, और उसके बाद बाबरी मस्जिद का गिरना, और वो मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस से दूर जाना, वो उसी समय से शुरू हुआ। और नसबंदी, बंसी लाल और सब लोग जो थे हरियाणा में, हम सब जानते हैं, संजय गांधी। तो आप जो है, जब हम देखते हैं पीछे मुड़ करके 50 साल, लोगों ने उसका सबक दिया इंदिरा गांधी। हम जब सवेरे उठे और पता चला कि इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई है, ये लोगों की तरफ से एक संदेश था कि किसी भी सूरत में हम संविधान को तोड़ने मरोड़ने की इजाजत नहीं दे सकते। और पहली बार मुंह की खानी पड़ी कांग्रेस पार्टी को, और पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी। बेशक उसमें बहुत से लोग कांग्रेसी, लेकिन उसमें से ये भी हुआ है कि पहली बार जो जनसंघ थी वो क्योंकि जनता पार्टी का पार्ट बनी, और पहली बार 80 से ज्यादा सीटें उनको मिली इस जनता पार्टी के कंधे पे चढ़, और वहीं से उदय हुआ बीजेपी का, और बीजेपी सत्ता में है पिछले 10 साल में। ये सब चीजें हमें याद रखनी चाहिए कि घटनाक्रम कैसे हुआ, कैसे इमरजेंसी लगी, और कैसे इमरजेंसी के परिणाम हुए, कैसे इमरजेंसी की क्या बुराइयां थी, क्या वो थी। उससे ये है कि हमें एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट का मौका मिलता है किसी ऐसी घटना का जो कि हमारे ही देश में हुई, और जिसकी वजह से चाहे 50 साल हो गए हों, आज भी कांग्रेस को ये कटाश सहनी पड़ती है कि आपकी पार्टी जो थी उसका संविधान में विश्वास नहीं था, इसीलिए इमरजेंसी लगाई। आज के दौर में जब हम देखते हैं तो उस समय जुडिशरी को भी वो किया गया। आपको याद होगा कि कई जजेस को पीछे सीनियर को छोड़ करके अपॉइंटमेंट्स हुई, और उस समय प्रेस की फ्रीडम जो थी वो उसको छीना गया। आज भी तकरीबन वही हाल है। हमारी जुडिशरी किस तरह से फैसले कर रही है, डर करके या दूसरे कई जगह पे हमें दिखाई देता है कि ये फैसला जो है वो जुडिशरी ने कर तो दिया, लेकिन ये फैसला हम उससे एग्री नहीं करते। हमें आज भी पता है कि जितना मीडिया जो है वो खरीदा जा चुका है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो कॉरपोरेट के कब्जे में है, और कॉरपोरेट जो है उसके कब्जे में सरकार है। तो इसलिए वो सब इकट्ठे मिलकर के चल रहे हैं और सही आवाज आगे नहीं आने देते, क्योंकि सरकार के कंट्रोल में सारे उसकी वो है। पीएमओ से या दूसरे ऑफिस से इशारा होता है कि ये खबर चलानी है, इसका वो करना है। लोकतंत्र का जो बहुत बड़ा नुकसान किया वो किया जब हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, संघात्मक ढांचा जो है उसको बुरी तरह से पिछले 10 साल में तोड़ा मरोड़ा गया। जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन हुई, या जिस तरह से कोविड के बारे में फैसले हुए, जिस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का दुरुपयोग किया गया सेंटर को स्टेट्स के ऊपर रूल करने का, जिस तरह से जीएसटी काउंसिल बनाई गई और पंगु बना दिया गया फाइनेंशियली जितने भी स्टेट हैं उनको, और हम ये सब चीजें देखते हैं आज के संदर्भ में कि ये इमरजेंसी से कम नहीं है। जब आपका 150 या 146 एमपी जो हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, यानी कि वर्चुअली 1/3 ऑफ इंडिया की रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपने उससे खत्म कर दी सदन के अंदर। और इससे बड़ी लोकतंत्री बात क्या होगी कि उसी व्यक्ति को दूसरी बार स्पीकर बनाया गया जिस व्यक्ति ने लोकतंत्र की हत्या की, जिस व्यक्ति ने 150 एमपी जो हैं उनको बोलने नहीं दिया, जिनको ट्रायल करके, समरी ट्रायल करके सदन से बाहर निकाल दिया गया एक दिन में, तो उसको आप दोबारा वो बना रहे हैं। तो इमरजेंसी अभी गई नहीं है, अघोषित इमरजेंसी अभी कायम है, और वो वक्त का देख रहे हैं कि किस तरह से दूसरी पार्टियों को तोड़ करके अपने साथ मिलाएंगे, फिर उसी तरह से हम मेजॉरिटी बनाएंगे और वही खेल खेलेंगे जो पिछले 10 साल से खेला जा रहा है।
तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा, हमें ऐसी बहुत सी बातें करते रहने पड़ेंगी, जनता के सामने फैक्ट्स लाने पड़ेंगे ताकि जनता जागरूक रहे कि घोषित इमरजेंसी और अघोषित इमरजेंसी भी होती है, और अघोषित इमरजेंसी में हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आज ज्यादा टूल है सरकार के पास, आज ज्यादा माध्यम है सरकार के पास आवाज दबाने के लिए। तो उन सब को भी हमें याद रखना है और उस इमरजेंसी की निंदा भी करनी है जो 25 और 26 जून की रात 1975 को लगाई गई। जी तिवारी साहब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना खालिद साहब, आपने एक राजनीति वैज्ञानिक की दृष्टि से इसका विश्लेषण किया। अब हम चलते हैं गांधीवादी कुमार सुमूर्ति जी के पास। कुमार सुमूर्ति जी, उस समय भी आप लोगों ने संघर्ष किया, उस समय भी आप लोगों ने झेला, और हमको याद है उसी गांधी विद्या संस्थान में बैठ करके और पूरी रणनीति बनती थी, और जो वो रणनीति का नायक था और अपने आप को समाजवाद का मसीहा उसको माना जाता था, उसने कैसा क्या रोल किया, और आज तक उनके उस वैचारिकी का, उनके उस दल का संगठन का क्या रोल हो रहा है। और उस समय तो सब होने के बावजूद गांधी विद्या संस्थान वैसे ही बचा रह गया, अपना सर्व सेवा संघ परिसर वैसे ही बचा रह गया, आपका गांधी दर्शन वैसे ही बचा रह गया, गांधी स्मारक निधि वैसे ही बची रह गई। माने गांधीवादी जितनी संस्थाएं थी, ठीक है, संघर्ष होता रहा, लड़ाई होती रही, और बहुत खराब था आपातकाल उस समय। लेकिन इस समय उस आपातकाल में जिन लोगों को आपने शरण दिया, अपने यहाँ बैठ करके रणनीति बनाने का, संघर्ष करने का, उनका एक्शन आपने इस बीच भी देखा। तो इस पूरे 50 काल के अंतराल को आप कैसे देखते हैं, आप उसका कैसे आकलन करते हैं कुमार सुमूर्ति जी? पहली बात तो आपने जिन संस्थाओं का नाम लिया, मेरी आवाज ठीक जा रही है? जी आ रही है। जी जी तिवारी जी आ रही है। संस्थाओं का नाम लिया वो उत्तर प्रदेश में है या दिल्ली में है, लेकिन आंदोलन का जो केंद्र था और जिस केंद्र से ऊर्जा प्रसारित हुई सारे देश में और तानाशाही को खत्म किया गया, वो केंद्र बिहार के अंदर था। और अगर संस्थाओं का नाम ही लेना है तो महिला चरखा समिति एक ऐसी संस्था थी जो जयप्रकाश जी और प्रभावती जी ने मिलकर बनाया था, और जयप्रकाश जी का वही आवाज था। वहीं से जयप्रकाश जी ऑपरेट करते थे, अपने संदेश भेजते थे, और जनता के बीच आना होता था तो पटना में एक बहुत बड़ा मैदान, गांधी मैदान है, पहले उसका नाम कुछ और था, लेकिन अब आजादी के बाद गांधी मैदान पड़ गया। उस गांधी मैदान में आते थे और एक बड़े बुजुर्ग की तरह पटना के नागरिकों के बीच, जिसमें बिहार के प्रांत भर से, जिले से लोग आ जाते थे और उनकी बात सुनते थे। तो प्रेरणा स्थल मूल वहाँ था। अब मैं जो फर्क करता हूँ, आपने ठीक कहा कि भाई उस समय जो तानाशाही थी इंदिरा जी के जमाने में, वो मैं मानता हूँ कि एक व्यक्तिगत तरह की एक आकांक्षा थी कि हमारा परिवार कैसे सत्ता में बना रहे, मैं न रहूं तो उसके बाद संजय गांधी आ जाए, संजय गांधी मर गए तो राजीव गांधी बनाया, यानी परिवार की तानाशाही किस तरह से स्थापित, उसमें से ये बात निकली थी। और फर्क ये था बहुत बड़ा और उसमें और आज में कि आज एक सिद्धांत को लेकर के तानाशाही की बात है कि किसी परिवार की सत्ता या व्यक्ति की सत्ता स्थापित न हो, बल्कि तानाशाही ही एक सिद्धांत है। उसको एक आरएसएस का एक चालक का अनुवर्तन, यानी एक चालक का अनुवर्तन करें, इस तरह का समाज होना चाहिए। एक आज सिद्धांत को लेकर के तानाशाही की बात की जा रही है, और जिसमें लोगों का एक समूह बनाया गया है जो एक्टिवली हिंसा करके उसमें शामिल होता है। तो केवल सत्ता शामिल नहीं है इसमें लोगों का भी एक समूह शामिल है जो मुस्लिम विरोधी है, जो बुद्धिजीवी विरोधी है, प्रगतिशीलता का विरोधी है। तो ऐसे समूह के साथ राज्य सत्ता सहयोग करती है, या ऐसा समूह राज्य सत्ता के साथ सहयोग करता है, उसकी छत्रछाया में काम करता है। तो उस तानाशाही और आज की तानाशाही में जो फर्क है, तो मैं कहता हूँ कि आज तानाशाही नहीं है, आज फांसीवाद है। मोदी की जो सत्ता है वो फांसीवादी सत्ता है, इसको तानाशाही हम ना समझे। तानाशाही इंदिरा जी की थी, आज फांसीवाद इसलिए है कि लोग भी इसमें शामिल है, लोगों का भी एक ग्रुप शामिल है। दूसरा अंतर मैं ये देखता हूँ कि एक तो बहुत सारी समानता है, जैसे संविधान उस समय उसको नष्ट करने की कोशिश की गई थी, हम लोग जेल में थे,
19 साल जेल में रहे। जेल में इंडियन एक्सप्रेस अखबार हम लोग किसी तरह से मंगा लेते थे। इंडियन एक्सप्रेस में एक जस्टिस खन्ना उस समय हुआ करते थे, बहुत साहसी, और एक से एक उनका जजमेंट आता था जो इमरजेंसी के और इंदिरा जी की चालाकी भरे कदमों के खिलाफ जजमेंट आता था। तो एक जो 42nd अमेंडमेंट हुआ तो उस पर उनका एक कमेंट बहुत अच्छा है जिसको हम लोग को ध्यान से समझना चाहिए। कहा कि ये 42nd अमेंडमेंट जो है जिसमें आदमी की जान का भी उसको मौलिक अधिकार नहीं है। अगर पुलिस चाहे सरकार हत्या कर सकती है बिना जुडिशियल प्रोसेस के, तो उस तरह का अमेंडमेंट था। तो जस्टिस खन्ना का उस पर कमेंट, तो पूरा लेख ही था उनका, लेकिन कमेंट था बहुत अच्छा कि दिस इज नॉट अमेंडमेंट, नाइदर इट इज अमेंडमेंट नॉर इट इज मेंडमेंट। ये जो एंडमेंट है, संविधान का एंड ही है। ये अमेंडमेंट से आगे ये मेंडिंग भी नहीं है बल्कि एंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको जनता पार्टी की सरकार जब आई तो सबसे पहले उसको निरस्त करने का काम किया गया। दूसरा फर्क ये है, आज उस तरह से एक सिस्टमेटिक संविधान को खत्म नहीं किया जा रहा है। अब खतरा है कि अब अगर उनको मिल जाता है 400 के पार, छोड़िए 200 के पार भी मिल जाता है तो संविधान पर खतरा था, इनमें 300 के पार। लेकिन मैं मानता हूँ कि अभी भी उनकी सरकार है, अल्पमत की सरकार है, लेकिन गठबंधन की सरकार बनी हुई है, तो संविधान पर भारी खतरा है। हमारे सांसद जितने लोभी हैं पैसे के और सत्ता की चाटुकारिता में प्रवीण, प्राय सांसदों का चरित्र देखिएगा तो ये मोदी का साथ वैसे सारे कदमों में देंगे जिनमें इसको मोदी प्रलोभन देंगे कि आपको मैं इस सत्ता का ये टुकड़ा फेंकूंगा, पैसे का ये टुकड़ा फेंकूंगा। इसलिए गठबंधन की सरकार होने के बावजूद मैं मानता हूं कि मोदी शाह के नेतृत्व में फांसीवाद के पनपने का ही नहीं बल्कि और मजबूत होने का भारी खतरा है। इस खतरे के प्रति हम सबों को आगाह रहना चाहिए। और जैसे उस समय इंदिरा जी की तानाशाही थी, कोई नजर नहीं आती थी कि ये तानाशाही कैसे खत्म हो, लेकिन जयप्रकाश जी के नैतिक प्रभाव ने और उनके जो एक नैतिक इतिहास था आजादी की लड़ाई के समय से अब तक, समाजवादी काल का इतिहास था, सर्वोदय आंदोलन का इतिहास उनके साथ जुड़ा हुआ था, इन सब के कारण जो उनकी प्रेरणा थी उसने जनता को जगा दिया और तानाशाही के स्थापित आने से पहले ही उन्होंने उसके खिलाफ बोलना शुरू किया। जयप्रकाश जी ऐसे नेता थे जिन्होंने जी आपका चला गया है। अब हम चलते हैं अरविंद श्रीवास्तव जी। 73 में ही उन्होंने आगाह किया था जनता को कि देखो तानाशाही आ रही है और अब इस देश को युवा ही देश को बचा सकते हैं। कल के नेताओं को की टोहली, बुद्धिजीवियों की टोहली, भाई आप लोग कुछ कीजिए, देख रहे हैं चुपचाप, और ये इंदिरा जी कदम ब कदम तानाशाही की तरफ जा रही हैं। बांग्लादेश के युद्ध के बाद जो उनको लोकप्रियता मिली थी, तो आप लोग चुप क्यों बैठे? लेकिन देखिए कि ये लोग चुप बैठे जी है, वो चुप बैठे, बुद्धिजीवी उनको जो सुविधाएं ली हैं तो उन्होंने युवकों को लगा। तो ये पहले उन्होंने समझ लिया कि देश में तानाशाही आई है और उसके प्रति देश की जनता को आगाह करना शुरू किया और युवकों को खासकर कि युवा ही इसमें, तो यूथ फॉर डेमोक्रेसी की बात उन्होंने 73 से ही कहना शुरू की और जिसका रिस्पॉन्स मिला। एक ऐसा आदमी जो किसी दल में नहीं था और उसके प्रभाव से लाखों जनता खड़ी हो गई। जो दल वाले थे वो तो खड़े हुए ही, जो दल से बाहर थे वो भी खड़े हो गए, बल्कि वो ज्यादा सक्रिय हो गए और दलों से अलग जो जमात थी युवकों की, नागरिकों की, वो खड़ी हो गई। रेणु जी जैसे कवि उसमें शामिल हो गए। दिनकर अगर होते उसी आंदोलन के दरमियान उनकी मृत्यु हो गई चेन्नई में, नहीं तो वो भी एक से एक कविता उनकी हम लोग सुनते। तो वो जमाना था और वो प्रक्रिया थी कि जनता को जगाओ तब तानाशाही हटे। उस समय तो दल वाले ऐसे हैं कि देखिए जब चुनाव घोषित हो गया, इमरजेंसी खत्म करके चुनाव घोषित हो गया कि भाई चुनाव होगा मार्च में, लेकिन तो भी ये पार्टी वाले आपस में झगड़ रहे थे और एक नहीं हो रहे थे। मोरारजी देसाई हो या और तो जयप्रकाश जी ने धमकी दी, अगर आपका नेटवर्क भी साथ नहीं दे रहा है, आपकी आवाज कट रही है। अब हम जाना चाहेंगे अरविंद श्रीवास्तव जी के पास। अरविंद श्रीवास्तव जी, संविधान पर उस समय भी खतरा था, संविधान में उस समय भी परिवर्तन किए गए और इस बार भी संविधान को ही वो
वो सामने रख करके अपोजिशन प्रतिपक्ष हमारे सामने आया है और संविधान को ही 370 इन लोगों ने भी संविधान पर हमला बोला खत्म करके, और आज की तारीख में भी कश्मीर में लोग चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। और कश्मीर का लोकसभा का भी चुनाव हुआ तो उसमें यह पार्टी के पास वहां पर कैंडिडेट तक नहीं था कि ये लोग वहां लड़े। तो अभी जो फिलहाल संविधान पर खतरा दिखाई पड़ रहा है इसमें, और हमारे ये पूरा प्रतिपक्ष इसमें जो शपथ ग्रहण भी अपना किया है तो अपना संविधान की प्रति दिखा करके, तो आप इस सरकार के बीच में इस 50 सालों में संविधान के ऊपर खतरों को लेकर के आप कैसे क्या प्रगति देखते हैं? अरविंद श्रीवास्तव जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। समय खत्म हो रहा है, 2-3 मिनट ही बचा है बोलने के लिए। 5 मिनट 6 मिनट अभी है। चलिए, देखिए, संविधान का के ऊपर खतरा जो इमरजेंसी में नहीं था वो आज वो खतरा है। जैसा पुनियानी जी ने बोला कि उस समय तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इमरजेंसी थी, आज एक सही मायने में एक फास्ट इमरजेंसी है, वैचारिक इमरजेंसी है। उस समय अगर कोई खतरा था तो सरकारी एजेंसियों से था। आज तो यह है कि आप सड़क पे चल रहे हो और जैसे वो मुसोलिनी के और उनके जो ब्लैक शर्ट वाले वॉलंटियर कहाँ से आके आपके ऊपर हमला कर दें, वो स्थिति तो इमरजेंसी में नहीं थी ना। आज तो ये स्थिति है, आप कहाँ भाषण दे रहे हो, कहाँ किसी सेमिनार में बोल रहे हो, कहाँ आपको मारपीट कर दी जाए, हुड़दंग कर दिया जाए, बोलने ना दिया जाए, आपको ट्रोल किया जाए, और वो तो 28 महीने में खत्म हो गई इमरजेंसी। आज अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव जीतते तो ये कब खत्म होने वाली इमरजेंसी होती, नोबडी नोज। क्योंकि जैसा एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग थी, एप्रीहेंशन था, और जो सही भी था, इस बार चुनाव जीते तो अगली बार चुनाव हो नहीं पाएंगे। और इसलिए जनता ने जिस प्रकार उस समय इमरजेंसी के खिलाफ जनता ने लड़ाई लड़ी, इस बार भी ऐसा कहा गया कि जनता इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, और तमाम विपरीत बाधाओं के बावजूद भी जनता ने इनको सबक सिखाया और डेमोक्रेसी को एक तरीके से हद तक रेस्टोर किया। अगर आप देखिए, डे 1 से उनका, जिसको कहते हैं रस्सी जल गई ऐंठन नहीं गई, तो इसलिए उनका जो एजेंडा है उसको लागू करने के लिए वो पीछे नहीं है। और किसी तरह की डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं या जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उसको अभी भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है, जैसा स्पीकर के चुनाव में भी हुआ। और नरेंद्र मोदी ने संसद में पहले दिन बाहर खड़े होकर बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल भी किया, आज भी कर रहे हैं वो, कि नखरे नहीं चलेंगे और ड्रामा नहीं चलेगा। ये शो करता है कि जो इनके अंदर जो एक तानाशाही प्रवृत्ति है वो खत्म नहीं हुई है, कम भी नहीं हुई है। तो इसलिए संविधान पे खतरा तो इनके रहते बराबर बना ही हुआ है, बना रहेगा। और ये पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से इनको फिर से कहीं से बहुमत मिले और ये फिर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाएं। इसलिए ये पब्लिक की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी है, लोकतांत्रिक जो वैल्यूज को मानने वाले हैं कि उन सब की जिम्मेदारी है कि इस लड़ाई को ये मान के घर में ना बैठ जाएं कि अब तो हमने उसको हरा दिया, उसको कमजोर कर दिया और इसलिए अब हमारा काम खत्म हो गया। ये लड़ाई तो निरंतर अभी तब तक लड़ी जाना चाहिए जब तक ये जो फांसीवादी प्रवृत्ति है, जो तानाशाही प्रवृत्ति है, इसको पूरी तरह से इसका समूल नष्ट जब तक ना हो जाए। क्योंकि चुनाव हारे हैं वो, मगर अभी लड़ाई नहीं हारे। ये मान लेना बड़ी गलत फहमी होगी कि वो लड़ाई हार गए। चुनाव हारे हैं, दे हैव लॉस्ट द बैटल नॉट द वार। एक लड़ाई हारे हैं, युद्ध नहीं हारे अभी वो। इसलिए जब तक युद्ध में विजय ना मिले तब तक ये लड़ाई जो है, ये युद्ध जो है, इसको हमको लड़ते रहना है। और हमको संगठित होके और वैचारिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, जनता के बीच में जाके भी जो काम होना चाहिए था उतना जो हुआ नहीं तो इनको और बुरी तरह हराया जा सकता था और कमजोर किया जा सकता, मगर वो अब चलिए नहीं हो पाया। पर ये मान लेना कि भूल ना करें कि अब हम लोगों ने उनको परास्त कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि संविधान के ऊपर खतरा तो बराबर अभी
तलवार तो लटकी हुई है, अब तलवार जल्दी गिरेगी नहीं, बस इतना ही है, और गिरने ही ना पाए इसकी व्यवस्था हमको करना है। इतना ही मैं बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ, क्योंकि समय हो गया आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद साथी।